हेलो दोस्तों, डीडी पाठशाला यानी घर घर की पाठशाला में आप सभी लोगों का एक बार जोरदार स्वागत है। आज क्लास 11th की एग्ज़ाम ख़त्म हो गई है। आज हम लोग क्लास 11th इकोनॉमिक्स की जो आंसर की है, इसकी जो आंसर बन सकती है, वो आंसर को आज हम लोग चलिए बना लेते हैं। और आप लोग जल्दी से मिला लीजिए और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके नंबर कितने आए हैं, ईमानदारी से। और आप ये भी बताइएगा कि जो हमने क्लास करवाया है डीडी पाठशाला की यूट्यूब चैनल पे, आप लोग को वो क्लास कैसे लगी, ठीक है? और कितना आप लोगों को बेनिफिट हुआ ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है? और साथ में ये भी बता दीजिएगा आप लोग कौन कौन डिस्ट्रिक्ट से क्लास देख रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए आंसर को मिलाते हैं। क्लास 11th इकोनॉमिक्स, ठीक है, साइंस और कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए। देखिए पहला सवाल क्या है। बिना देरी किए हुए बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, आंसर पे ज़्यादा फोकस रहेंगे, क्योंकि आप लोग अब इस चीज़ को कोई तवज्जो नहीं देंगे, है ना? सिर्फ आंसर पे फोकस करेंगे, इसलिए हम भी आंसर बात करेंगे। एक नंबर, स्टैटिक्स जो है किसकी स्टडी करता है? तो सर आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए दी तथ्य और संख्या का। स्टैटिक्स जो स्टडी करता है सर, चित्र नक्शा और भाषा का नहीं करता। एक का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है? 2 नंबर, 2 नंबर का क्या है? सर क्या पूछ रहा है? विच ऑफ फ्लोइंग विल प्रोवाइड यू विथ अ क्वांटिटिव डेटा। क्वांटिटिव डेटा यानी संख्यात्मक या मात्रात्मक डेटा को कौन, मात्रात्मक डेटा को कौन इसमें से क्या करता है? उपलब्ध कराता है। तो सर बुद्धि नहीं करता, सौंदर्य नहीं करता, वैवाहिक क्या होना चाहिए आंसर? इनकम। इनकम जो होता है सर, ये आंकड़ा को बात करता है। किसका बात करता है? मात्रात्मक का बात करता है। तो 2 का डी हो जाएगा, मिला लेना। 3 नंबर, 3 नंबर सवाल आपके सामने क्या है? इफ द इंटरव्यूअर एंड द रिस्पॉन्ड आर फेस टू फेस। अगर कोई क्वेश्चन करने वाला यानी साक्षात्कारता जो बोलते हैं और उत्तरदाता जो होते हैं, दोनों सामने सामने रहेगा, तो कौन सा डेटा कलेक्ट होगा? तो सर दोनों सामने सामने रहेगा तो कौन सा, उसको विधि कौन सा कहेंगे? तो सर उस विधि को हम लोग बोलेंगे व्यक्तित्व साक्षात्कार बोलेंगे सर, पर्सनल इंटरव्यूअर बोलेंगे, ठीक है। तो 3 का सी हो जाएगा। 4 नंबर, 4 नंबर में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ प्राइमरी डेटा के बारे में पूछा जा रहा है, प्राथमिक आंकड़ा के बारे में पूछा जा रहा है। तो प्राथमिक आंकड़ा कैसा होना चाहिए? गणनाकार द्वारा संग्रहित एवं प्रयुक्त आंकड़ा। तो क्या हो जाना चाहिए? 4 का ए हो जाना चाहिए, ठीक है। 5 नंबर, विच टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रोवाइड टू आंसर ऑप्शन। अगर किसी क्वेश्चन में दो को क्या होता है? ऑप्शन होता है, उसको बोलेंगे टू वे क्वेश्चंस बोलेंगे सर। क्या बोलेंगे? टू वे क्वेश्चंस बोलेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत तो आगे बढ़ो। हाँ, 5 का ए। 6 नंबर, ए रामू की, रामू एक गांव की जनसंख्या को वैवाहिक स्थिति का बात कर रहा है, मैरिटल स्टेटस का बात कर रहा है। अगर उसके आधार पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो किस प्रकार का क्लासिफिकेशन कहलाएगा? सर गुणात्मक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गुणात्मक कहलाएगा। 6 का डी होना चाहिए, ठीक। 7 नंबर, 7 नंबर में क्या है? वर्ग सीमा क्या दर्शाती है? वर्ग सीमा क्लास लिमिट्स क्या दिखाती है? सर क्लास सीमा दिखाती है न्यूनतम और अधिकतम सीमा, न्यूनतम और अधिकतम सीमा दिखाती है सर, मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट्स को दिखाती है। 7 का डी, क्लियर। 8 नंबर, विच टाइप ऑफ सोशल, विच टाइप ऑफ सीरीज। देखो ये किस प्रकार का पूछा जा रहा है? सीरीज है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरह का सीरीज रहेगा तो कौन सा सीरीज कहेंगे? आप लोग को बताएं सर। एक्सक्लूसिव होता है सर, अपवर्जी होता है, अपवर्जी, अपवर्जी बताए थे ना, अपवर्जी श्रेणी का आता है। तो 8 का ए होना चाहिए, क्लियर। अगला सवाल 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या माप केंद्र प्रवृत्ति का माप नहीं है? केंद्र प्रवृत्ति का माप नहीं है। तो सर कौन सा माप नहीं है पूछा जा रहा है ना? तो ये भी है, ये भी है, ये भी। कौन सा? ये नहीं होना चाहिए, आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाना चाहिए। 9 का बी हो जाना चाहिए, क्लियर। अगला सवाल 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन को 21 औसत की गणना रेखा चित्र विधि से नहीं की जा सकते हैं? तो सर रेखा चित्र के विधि से बहुलक और माध्यक को निकालते हैं, लेकिन माध्यिका को रेखा चित्र के माध्यम से नहीं निकालते हैं। आंसर क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। 10 का ए। 11 नंबर, 11 नंबर में क्या होना चाहिए? 11 नंबर में होना चाहिए क्या? व्यक्तिगत श्रेणी के समांतर माध्य के बारे में पूछ रहा है, अर्थमेटिक मीन के बारे में पूछ रहा है। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सिग्मा एक्स अपॉन एन हो जाएगा, है ना? तो 11 का ए हो जाएगा, क्लियर। 12 नंबर, if the arithmetic mean and the median for a data are respectively 25 and 20, पूछा जा रहा है 25 और 20 क्या दिया है?
आपका 25 दिया मीन और मीडियन दिया है 20, तो मॉड निकालने बोल रहा है, मॉड मॉड बहुलक। तो मॉड का फॉर्मूला, बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, 3 गुना, 3 गुना क्या हो जाएगा, मीडियन, 3 गुना मीडियन माइनस 2 गुना मीन हो जाएगा, मीन का मतलब माध्य। तो 3 गुना मीडियन, मीडियन कितना दिया है, 3 गुना मीडियन दिया सर 20, तो 20 हो जाएगा। और 2 गुना माध्य, माध्य का मीन का वैल्यू कितना 25 है सर, तो 25, 3 गुना 20 बराबर 60, और 2 गुना 25 बराबर 50, तो 60 माइनस 50 कितना हो जाएगा, 10 आंसर हो जाएगा। कितना, 10, 12 का ए। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल क्या होना चाहिए, 1 मिनट। 12 का क्या होना चाहिए, ए हो जाना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग 11 नंबर बनाते हैं। 11 नंबर में क्या है, पूछा जा रहा है, आंकड़ों को सारणी में प्रस्तुत किया जाता है, अगर कोई डेटा है टेबल में, अगर जो रिप्रेजेंट करते हैं तो किस लिए करते हैं, सर डेटा को कौन से कॉन्साइज करने के लिए और क्लियरली करने के लिए, यानी आंकड़ा को सक्षम और स्पष्ट रूप से दिखने के लिए करते हैं। 13 का सी हो जाएगा। क्लियर, आगे, आगे 14 नंबर, एक बारंबारता वितरण को प्रस्तुत करने का सबसे उपयुक्त ग्राफी विधि क्या है, तो सर उपयुक्त ग्राफ विधि जो होती है, क्या पूछा जा रहा है, सवाल देखो, ग्राफ रूप में प्रस्तुत करने के लिए तो उपयुक्त विधि आयात चित्र होता है, क्या होना चाहिए, आयात चित्र। 14 का हिस्टोग्राम होना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल, 15 नंबर, आयात चित्र की सहायता से किस औसत की गणना की जा सकती है, आयात चित्र की सहायता से हम लोग किसका निकालते हैं, तो सर बहुलक का निकालते हैं। क्या होना चाहिए, मॉड का होना चाहिए। 15 का सी। 16 नंबर, अगर -0.9 की बात करा, ये किस प्रकार का सहसंबंध को बताता है, तो माइनस जहाँ है तो माइनस का बात करेगा, तो कैसा माइनस, क्लोजर, क्या है, क्लोजर नेगेटिव लीनियर कोरिलेशन हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा आंसर, 16 का डी हो जाएगा, घनिष्ठ ऋणात्मक रेखीय संबंध। ठीक, 16 का डी। 17 नंबर, 17 नंबर में क्या, इफ स्टडी फाउंड, अगर एक अध्ययन में पाया जाता है कि आइसक्रीम सेल इंक्रीज, आइसक्रीम का मांग बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि गर्मी भी बढ़ रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो ऐसा को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव को रिलेशन। क्या हो जाएगा, 17 का ए हो जाएगा सर, पॉजिटिव को रिलेशन का बात कर रहा है। अगला, ठीक है, 17 का ए। 18 नंबर, 18 नंबर में क्या पूछा जा रहा है, सर दो गो चर है, उसके बीच का संबंध को क्या कहते हैं, दो चर के संबंध को बोलेंगे सहसंबंध बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 18 का कोरिलेशन बोलेंगे, डी बोलेंगे। ठीक, पेपर बिल्कुल आसान है। 19 नंबर, व्हाट डज द इंडेक्स मेजर, सूचकांक किसकी माप करता है, तो जो सूचकांक होती है ना सर, ये केवल वृद्धि का नहीं, केवल कमी का नहीं, समय के साथ परिवर्तन का माप करता है, यानी 19 का बी। अगला नंबर, 20 नंबर, मोस्ट अप्रोप्रिएट इंडेक्स ऑफ कैलकुलेटिव इन्फ्लेशन, महंगाई को मापने के लिए सबसे बढ़िया सूचकांक, सबसे बढ़िया इंडेक्स कौन सा होना चाहिए, तो सर सबसे बढ़िया इंडेक्स होना चाहिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होना चाहिए, 20 का ए सर, उपभोक्ता कीमत सूचकांक। क्या होना चाहिए, 20 का ए। अगला 21 नंबर, व्हेन डिड द फर्स्ट ट्रेन इन रूल रन इन इंडिया, भारत में पहला ट्रेन कब चला था, सर 16 अप्रैल, एग्जैक्ट डेट है 16 अप्रैल 1853, 16 अप्रैल 1853, याद रखना 16 अप्रैल 1853, मुंबई से थाने। लेकिन लेकिन किताब में, आपके एनसीईआरटी किताब में, वहाँ ट्रेन के बारे में बताया गया है, रेल परिवहन के बारे में बताया गया है, तो आंसर लिखा हुआ है 1850 के दशक में भारत में पहली बार ट्रेन चलना स्टार्ट हुआ, 1850 के दशक में। तो इस प्रकार आंसर बी हो जाना चाहिए आपका। लेकिन लेकिन 1853 का अगर क्लोज जाएंगे तो 1854 भी दिख रहा है, तो कहीं कहीं ये भी टिक, कुछ भी हो सकता है। एग्जैक्ट याद रखना 16 अप्रैल 1853 को चला है। ठीक है, इसका आंसर डाउट है। अब एग्जामिनर जो कॉपी चेक करने वाला किसमें आंसर दे, कुछ भी हमको भी नहीं पता। हम तो तीनों तरफ से बता रहे हैं, 16 अप्रैल 1853 को एग्जैक्ट ट्रेन का स्टार्ट हुआ था। किताब में 1850 के दशक में भारत में पहली ट्रेन शुरुआत हुआ, ये भी लिखा हुआ है। और जब इसका क्लोज निकालते हैं तो सर इसका नज़दीक यही है, तो ये भी वाला भी आंसर कोई कोई टिक लगा सकता है। तो ये दोनों में डाउट है, कुछ भी हो सकता है। अगला, ब्रिटिश काल में भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्यतः किस पर आधारित था, अर्थव्यवस्था किस पर आधारित था, सो कृषि प्रशासन एग्रीकल्चर पे था। आंसर क्या हो जाएगा, 22 का डी हो जाएगा। 23 नंबर, 23 नंबर, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, जो भारत का योजना आयोग वाला इसका पहला अध्यक्ष कौन था, तो सर जो
योजना आयोग का पहला अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री ही हुआ करता था, उस वक्त प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू था। तो क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। 23 का ए। 24 नंबर आप लोग 24 मिलाइए। क्या, व्हाट वाज द मेन गोल ऑफ द एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956, 1956 का जो औद्योगिक नीति था उसका मेन उद्देश्य क्या था? उसका मेन उद्देश्य था अधिक से अधिक सार्वजनिक उद्योग, सार्वजनिक चीजों का विकास करना, वृद्धि करना। एम्फिसिस ऑन एक्सपेंडिंग द पब्लिक सेक्टर। क्या होना चाहिए? 24 का बी टिक लगाना आप लोग। क्या है? 24 का बी। औद्योगिक कौन सा हो जाएगा? स्वायत्त क्षेत्र का विस्तार पर जोर। 24 का बी। 25 नंबर, इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज राइजिंग, किसी भी गुड्स का प्राइस बढ़ जाता है तो ये उपभोक्ता को क्या संकेत देता है? उपभोक्ता को संकेत देता है सर आप अपना उपभोग कम कर दो। क्या कर दो? आप अपना उपभोग को क्या करना चाहिए? कम करना चाहिए। आंसर क्या होना चाहिए? वस्तु का उपभोग को कम करना चाहिए। 25 का सी लगाना आप लोग। कितना? 25 का सी। 25 का सी। क्लियर। आते हैं 26 नंबर। व्हाट वाज बीन द बिगेस्ट, ठीक है, बेनिफिट ऑफ इंडियन कंज्यूमर फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन? वैश्वीकरण से कंज्यूमर को, उपभोक्ता को क्या लाभ हुआ? तो सर वैश्वीकरण से कंज्यूमर को, उपभोक्ता को क्या लाभ हुआ? तो सर लाभ हुआ कि उच्च गुणवत्ता वाले विदेशी उत्पादों की उपलब्धता। क्या होना चाहिए? अच्छी अच्छी प्रकार का विदेश से भारत में भी आने लगा। किसके कारण? वैश्वीकरण के कारण, ग्लोबलाइजेशन के कारण। तो आंसर हो जाएगा 26 का डी हो जाएगा। क्लियर। 27 नंबर। 27 नंबर क्या होना चाहिए? द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इज थ्री डायमेंशन। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में 3 डायमेंशनल क्या था? तो सर ग्लोबलाइजेशन था, प्राइवेटाइजेशन था, और क्या था? लिबरलाइजेशन था। आंसर लिबरलाइजेशन कहाँ हो गया? देखो देखो देखो, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। क्या होना चाहिए? 27 का सी होना चाहिए। क्लियर। आगे। आगे। नई आर्थिक नीति के 3 आयाम वही उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। 27 का सी। 28 नंबर, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? मानव पूंजी के निर्माण के लिए कौन सा आवश्यक तत्व है? सर मानव पूंजी का निर्माण होगा, क्या करेंगे? एजुकेशन देंगे और हेल्थ देंगे। क्या देंगे? 28 का क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। मानव पूंजी का निर्माण का मुख्य सी होना चाहिए। सी, शिक्षा और स्वस्थ। आगे पूछा जा रहा है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल? पूछा जा रहा है ह्यूमन कैपिटल इन मानव पूंजी और फिजिकल कैपिटल मतलब भौतिक पूंजी के बीच क्या अंतर है? तो सर ह्यूमन कैपिटल कैन नॉट बी सोल्ड वेयर फिजिकल कैपिटल कैन बी सोल्ड। सच बात है ये। इंसान का बुद्धि को खरीदार बेचा नहीं जा सकता है ना, लेकिन मशीन को खरीदार बेचा जा सकता है। तो 29 का ए बात तो सही लग रहा है सर। क्या लग रहा है? 29 का ए बात सही लग रहा है। मानव पूंजी और भौतिक पूंजी में मुख्य अंतर, मानव पूंजी बिक्री संभव नहीं है ना, और भौतिक पूंजी बिक्री संभव है। आंसर ए हो जाना चाहिए, बाकी आंसर गलत होगा। अगला पहला सही है, आगे नहीं देखेंगे। 30 नंबर, व्हाट इफेक्ट डज स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन हैव ऑन द इकोनॉमी? पूछा जा रहा है शिक्षा पर, व्यय पर, अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आंसर क्या होना चाहिए? 30 का सर कुशल श्रमिक की संख्या बढ़ती है। क्या होता है? अच्छा अच्छा हमें स्किल लेबर वर्कर की संख्या मिलती है सर शिक्षा पे अगर खर्चा करेंगे तो। 30 का सी। 31 नंबर, क्या, विच इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड लोन टू प्रमोट सेल्फ एम्प्लॉयड इन रूरल एरिया? गांव में अधिक से अधिक स्वरोजगार बढ़ाने के लिए कौन सी संस्था ऋण देती है? तो क्षेत्र ग्रामीण ऋण कौन सा हो जाएगा? क्षेत्र ग्रामीण बैंक देती है सर। इसका मेन कौन होता है? हेड कौन होता है? नाबार्ड होता है ना। तो और भी बहुत सारा ग्रामीण बैंक है जो किसानों को सहायता देती है। अगला, तो 31 का सी। 32 का, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो सहकारी समिति होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? किसानों को सहायता करना होता है, किसानों को सहायता करना होता है। तो 32 का बी। अगला 33, जैविक कृषि पर किस प्रकार की उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? सर जैविक कृषि में ना हम लोग कंपोस्ट खाद का प्रयोग करते हैं। किसका? कंपोस्ट खाद का प्रयोग करते हैं। 33 का डी होना चाहिए। अगला, अगला क्या होना चाहिए? 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में पूछा जा रहा है। तो सर अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है? गवर्नमेंट ऑफिस, गवर्नमेंट बैंक। सर वेजिटेबल शॉप जो दिख रहा है ना, ये सब्जी का जो दुकान है, ये क्या होना चाहिए? ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है सर। क्या है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। सरकारी दफ्तर, सरकारी बैंक, सरकारी उद्योग क्या है? ऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन सब्जी का दुकान अनऑर्गेनाइज्ड है। क्लियर। 35, विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज प्राइमरी फाउंड इन रूरल एरिया? गांव में, ग्रामीण में बेरोजगारी जो क्या है सवाल? असंगठित क्षेत्र का। अच्छा ये सेम सवाल है क्या? अच्छा अच्छा, 35 में अलग सवाल है, देख लो।
पूछा जा रहा अनएम्प्लॉयमेंट 35 का 35, अनएम्प्लॉयमेंट इज प्राइमरी फाउंड इन रूरल एरिया। गांव में ग्रामीण इलाका में बेरोजगारी, प्राथमिक बेरोजगारी मतलब किसमें पाया जाता है? अधिकतर बेरोजगारी क्या पाया जाता है? ग्रामीण क्षेत्र का मुख्य बेरोजगारी जो होता है वो क्या पाया जाता है? तो सर प्रखंड जो बेरोजगारी होती है वो पाया जाता है। 35 का डी होना चाहिए। अगला 36, व्हाट डज द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मीन्स? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का मतलब क्या होता है सर? रोजगार समृद्धि का क्या मतलब होता है? तो 36 का क्या होना चाहिए सर? रोजगार के अवसर में वृद्धि करना। 36 का डी, 36 का डी। 37, which of the following एशियन कंट्री हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? है ना? तो देखो एशिया में ऐसा 4 का ऑप्शन है, कौन ऐसा देश का जो अधिक से अधिक पॉपुलेशन डेंसिटी है? तो सर आप पता कीजिएगा गूगल में डेटा में, तो भारत को ही अधिक मान्यता मिला है, यानी भारत में पॉपुलेशन अधिक डेंसिटी है बाकी देशों की तुलना में, है ना? तो क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए 37 का ए। अब 38 जरा देख लो, क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित कौन सा गैस वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है ना? एयर पोल्यूशन का मुख्य कारण क्या है सर? कार्बन डाइऑक्साइड है सर। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है ना? 38 का सी हो जाएगा। और दो बचा है 39 नंबर का, क्या होना चाहिए देख लो जल्दी से। 39 नंबर में पूछा है पर्यावरण संरक्षण का सबसे प्रभावी उपाय क्या है? हम पर्यावरण को किस प्रकार संरक्षण कर सकते हैं? तो सर कचरा जलाना ये सब करेंगे तो नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सबसे अधिक पेड़ लगाओ। क्या करो? पेड़ लगाओ, प्लांटिंग ट्री करो सर। तो क्या होना चाहिए? 39 का डी होना चाहिए। एक लास्ट बचा है 40, 40 का क्या होना चाहिए? पूछा है द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन चाइना इज लोअर देन द इंडियन पाकिस्तान। क्या बात सही है? यस सर सही है। क्या सवाल है? देखो चीन की जनसंख्या वृद्धि दर भारत और पाकिस्तान की तुलना में कम है। यस सर, चीन का जो अभी का जो पॉपुलेशन रेट है ये भारत और पाकिस्तान की तुलना में पॉपुलेशन रेट थोड़ा कम है। तो ये कथन ए तो सही है। कथन क्या है? सही है। लेकिन जो रीजन है, चीन लंबे समय एक बच्चा नीति यानी वन चाइल्ड पॉलिसी लागू किया था। तो ये भी बात सही है सर। वन चाइल्ड पॉलिसी के तहत चाइना में पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए एक रूल लाया था, प्लानिंग लाया था। ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। और इसी के कारण यहाँ पे पॉपुलेशन का रेट कम हुआ है। तो ए और बी दोनों सही हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी। और दोनों व्याख्या भी करता है, आर ए का व्याख्या भी करता है। तो सी हो जाएगा 40 का सी। आप लोग कमेंट में बताना किसका कितना आया है। ठीक है? और चलिए अब हम लोग मिलते हैं कोई एक नेक्स्ट वीडियो में। अब हम लोग क्लास 12 का भरपूर तैयारी करेंगे, है ना? और जिसको जिसको भी ऑफलाइन पढ़ने का मन है दुमका में रहने वाले स्टूडेंट के लिए, तो वो इस नंबर पे कांटेक्ट करके वो ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। 70502994 और 36 के नंबर पे कांटेक्ट करके वो ऑफलाइन बैचेज भी मेरे से जुड़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और हम पढ़ाते हैं पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियरी के साथ, है ना? तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।